संकल्प ले। परम पूजनीय साध्वी जी को वंदन। आज मैं आपसे भागवत जी के अष्टांग हृदयम शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय की बात करना चाहता हूं, जिसकी तरफ प्रदीप भाई ने इशारा ही कर दिया। मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था, उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं। और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूं तो आप भागवत जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ। और मन के बाद एक और स्थिति होती है चित्त की, वहां भी स्वस्थ। तो आप मन और चित्त और शरीर तीनों स्तर पर स्वस्थ हैं, ये उनकी भाषा है, निरोगी है। अगर आपका खाली शरीर स्वस्थ है और मन नहीं है, चित्त स्वस्थ नहीं है, तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको। कुछ न कुछ तकलीफें आप अपने को देने वाले हैं, समाज को देने वाले। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं, ये तभी संभव है जब वात पित्त कफ आपके शरीर में सम है। सम होने के माने जितना वात चाहिए उतना है, जितना पित्त चाहिए उतना है, जितना कफ चाहिए उतना है। वात पित्त कफ तीनों दोष हैं। एक तरफ भागवत जी कहते हैं कि ये तीनों दोष हैं, त्रिदोष, लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है। ये भी महत्व की बात है। अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते। वात भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए। बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो, जब जितनी जरूरत है उतने हो। जनवरी का महीना चल रहा है, मान लो अभी आ जाएगा कल से, तो जनवरी के महीने में वात जितना चाहिए, पित्त जितना चाहिए, कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा। फरवरी में, मार्च में, महीनों के हिसाब से जो आपका जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना वात पित्त कफ होता रहे तो आपके लिए सबसे अच्छा। और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता है, नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही खराब, तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे। ये है जो महत्व की बात समझने की है। तो भागवत जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वात पित्त कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहे, उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा, पूरा अध्याय लिखा। उसका नाम है दिनचर्या। दूसरा एक अध्याय लिखा, उसका नाम है ऋतुचर्या। एक अध्याय लिखा आहार द्रव्य का ज्ञान, माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना, आहार द्रव्य का ज्ञान। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से ज्यादा अध्याय लिख डाले। कुल अध्याय में 7000 सूत्र में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। तो जो दिनचर्या वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे। आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूं, और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीप भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप। दिनचर्या के बारे में भागवत जी कहते हैं कि सामान्य रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिनचर्या तय करनी है, शरीर के हिसाब से। सबके लिए ये जर्नल नहीं है, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है। जैसे मेरे बगल में बाबूजी बैठे हैं तो इनकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी, और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है, भाई या बहन है, उसकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं 3 हिस्से करता हूं। मैंने पहले भी वो 3 हिस्से किए हैं। जवानी शुरू होती है 18-19 वर्ष में, इस देश में ऐसा माना जाता है। भागवत जी के हिसाब से ये बराबर नहीं है, आज माना जाता है। हमारे यहाँ 18 साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है कि आप में परिपक्वता है। भागवत जी कहते हैं कि जवानी 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। पुराने लोग हमारे ऐसा ही मानते थे, 13 से 14 साल में युवा अवस्था शुरू हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग, 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग, और 60 साल के ऊपर तीसरा भाग। 3 तरह के लोगों की श्रेणी बना दी जाए। अब इसमें दिनचर्या का ध्यान दिया जाए तो सबसे पहली बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा, कि जो 0 वर्ष से लेकर, माने पहला दिन का कोई बच्चा है, वहां से शुरू करके 13-14 साल, ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है। ऐसा कहें बचपन में कफ बहुत होता है शरीर को।
सारा शरीर कफ के असर में ही रहता है। उस समय वात और पित्त दोनों कम होते हैं। पित्त तो थोड़ा रहता है, वात तो बिल्कुल ना के बराबर होता है बचपन में। इसलिए बचपन में 13-14 साल की उम्र तक के किसी भी बच्चे को या भाई बहन को मैं देखता हूं और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया। आना ही नहीं चाहिए। भागवती जी कहते हैं कि प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो व्यवस्था ये है कि बचपन जो आपका गुजरेगा वो कफ के असर में होगा। कफ ज्यादा होगा। जिनको कफ ज्यादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए, हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए, उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए, बाल बढ़ने ही चाहिए, उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं चाहिए। शरीर सोने के लिए ज्यादा प्रवृत्त होना ही चाहिए, क्योंकि कफ के असर में नींद बहुत आती है। तो 14 वर्ष की उम्र तक अगर कोई भी भाई या बहन, बेटा या बेटी 8 घंटे से 10 घंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए अनुकूल ही माना जाता है। तो कफ के असर में नींद बहुत आती है, वात के असर में नींद बिल्कुल कम हो जाती है। तो कफ के असर में अगर वो बच्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिनचर्या, ऋतुचर्या है। फिर क्या होता है कि 14 साल से ऊपर लेके 60 साल तक जवानी मान लीजिए, तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है। 14 साल से लेकर 60 साल तक पित्त का असर होगा। तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में। तो इनके लिए एक तरह की ऋतुचर्या, दिनचर्या। और तीसरा है 60 के ऊपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर। तो 60 के ऊपर उम्र जिनकी हो गई, अब वो मुझे ये कहें कि राजीव भाई घुटने दुख रहे हैं, तो समझ में आता, ठीक है भाई, स्वाभाविक है आपके लिए, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीजें स्वाभाविक होती है। तो 60 के बाद जब तक आप जीवित हैं वात के प्रभाव में है। 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उम्र है आप पित्त के प्रभाव में हैं, और 14 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप कफ के प्रभाव में हैं। तो मैं कफ से शुरू करता हूं। कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उनके लिए भागवत जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं, ये आज से मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहे उतनी नींद लेने दीजिए। आप उनको टोका टाकी मत करिए। अक्सर मैंने देखा है माँ बाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए, अरे इतनी देर सोता है, वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है। तो आप जबरदस्ती उसको मार के पीट के उठाएंगे, चल पढ़ने को बैठ, होमवर्क कर, टीचर ने इतना दे दिया। अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या? अगर वो अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिनचर्या रखिए। तो भागवती जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 घंटे तक की नींद स्वीकृत है, माने 10 घंटे तक वो 24 घंटे में सो सकता है। अब ये नींद वो 2 हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा, एक ही हिस्से में ले तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि 2 हिस्से में ले। माने रात को 8 घंटे तक सो जाए, 9 घंटे तक सो जाए, दोपहर को 1 घंटे जरूर सो जाए। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी 3 कैटेगरी बनती है। 14 से 8 एक कैटेगरी, 14 साल से 8 साल, 8 साल से 4 साल एक कैटेगरी, और फिर 4 से 1 साल की कैटेगरी। तो 1 से 4 साल वाली कैटेगरी में भागवत जी कहते हैं कम से कम 16 घंटे की नींद, और 4 से 8 साल की कैटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद, और बाद में वो कहते हैं जो 14 साल 8 से 14 तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद। तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, आप उनको सोने से मत रोकिए, क्योंकि कफ का असर है, और कफ का प्रभाव जब ज्यादा होता है ना तो होता क्या है वो समझ लीजिए। कफ आप जानते हैं चिकना पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है। कफ का मतलब है आपको खांसी आए और जो बलगम निकल जाए, जो बलगम है ना वो ही कफ है, ऐसा समझ लीजिए। वो स्निग्ध है, चिकना है और बहुत भारी है। ये गुरु है, गुरु माने भारी, हैवी है, बहुत हैवी है, इससे ज्यादा हैवी कोई चीज नहीं। तो स्निग्ध है, चिकना है, भारी है, गुरु है, और जो भारी चीज होती है वो शरीर के ब्लड प्रेशर को हमेशा बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती है। हर भारी चीज
हैवी चीज आप कहते हैं ना, कहते हैं कई बार चिकित्सक हल्का खाओ जी, ज्यादा भारी चीज मत खाओ। हर भारी चीज शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि भारी चीज जाएगी तो उसका गुरुत्व ज्यादा है, गुरुत्व ये ज्यादा है तो वो बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर, तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए ज्यादा बढ़ गया तो तकलीफ आ जाएगी। तो बॉडी ने एक व्यवस्था बनाई, शरीर ने व्यवस्था बनाई कि आप ज्यादा नींद लो। ये नींद लेते समय ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है। जितनी देर आप सोएंगे ब्लड प्रेशर या तो सामान्य होगा या सामान्य से कम होगा। जितनी देर आप जगे हुए हैं ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा। तो बचपन में क्या है, आदमी या बच्चा गुरुत्व में है, कफ में है, स्निग्धता में है, इसलिए उसको नींद लेकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए वो ज्यादा देर सोएगा ही। आप उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ। आप अगर ये महसूस करते हो कि जी 14 घंटे से भी ज्यादा सो रहा है, तो सोचने की बात आएगी। उसमें भी 4 साल तक के बच्चे को तो वो भी नहीं सोचना, वो 18 घंटे भी सोए तो सोने दो उसको। और वैसे भी आप महसूस करते हैं, आप सब माताएं हैं, आपने बच्चे अपने बड़े किए ही हैं, छोटे बच्चे जितने होंगे नींद उतनी ज्यादा लेंगे, क्योंकि कफ का असर उतना ही ज्यादा है और ज्यादा कफ को मेंटेन रखना है ब्लड प्रेशर के लिए, इसलिए नींद लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके होने वाला नहीं है। इसलिए बचपन में नींद ज्यादा। तो अब नींद ज्यादा है तो ये कब संभव है? ये नींद ज्यादा आप तभी संभव है जब जल्दी सो जाएं, माने बच्चों को जल्दी सोना ही। आप बोलेंगे जी कितने बजे तक सोना? भागवत जी तो ये कहते हैं कि सूर्यास्त होने के 2 घंटे के अंदर सो जाना, सूर्यास्त होने के 2 घंटे के अंदर सो जाना। अब सूर्यास्त कब हुआ? चेन्नई में मान लीजिए 6 बजे हुआ, तो हर बच्चे को 8 बजे तक सो ही जाना, कंपलसरी सो जाना। अब ये तब संभव है जब आप बच्चों को थोड़ा टीवी से दूर रखें। भागवत जी के समय में टीवी नहीं था, होता तो उस पर भी कमेंट करते। अब ये आ गया पिछले 50 साल में, आधुनिक विज्ञान ने इसको दे दिया। तो टीवी से बच्चों को दूर रखें ताकि उनके सोने की कमी ना आए। टीवी देखने में आजकल बच्चे 11 बजे तक 12 बजे तक जगते हैं, तो उनके नींद में कमी आती है। नींद में अगर कमी आएगी तो कफ के असर में नींद अगर पूरी नहीं लेंगे तो फिर कफ बिगड़ेगा, और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़चिड़ा बनाएगा, चिड़चिड़ा। बच्चों को अगर नींद पूरी नहीं लेंगे, इसको ध्यान रखिए, तो उनमें चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा भी आएगा। और चिड़चिड़ापन और गुस्सा उनमें है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप उनको लाख अच्छी बात कहो, वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर को मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है। मस्तिष्क कफ के प्रभाव में है, कफ बिगड़ा हुआ है, सुधरा हुआ नहीं है, क्योंकि नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो ये तो संकट आने ही वाला है। तो अक्सर घरों में ये समस्या मैं सुनता हूं, वो कहते राजीव भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं। वो सुनेंगे तब तक नहीं जब तक नींद पूरी नहीं हो रही है। आप उनकी नींद पूरी होने दीजिए, 8 घंटे 9 घंटे की 10 घंटे की नींद पूरी, फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते हैं। अब मैं आता हूं जो आपने प्रश्न किया, जब आदमी कफ के असर में होता है, कोई भी बच्चा हो तो भी बड़ा हो तो भी, कफ के असर में जब भी होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा, क्रोधी होगा, लड़ने को हमेशा तैयार होगा, और बहुत कफ अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो वो ऐसा ही होगा जैसे कल बेनजीर भुट्टो को गोली मारने वाला। ये कफ के असर में ही होता है, तब होता है। कोई भी कफ प्रकृति का व्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है, अगर उसका कफ इतनी तीव्रता पर है, बिगड़ा हुआ, गोली मार सकता है, बम मार सकता है। किसी के खून को निकलते देख उसके कफ को शांति आती है, मन में उसके संतुलन आता है। तो कफ जो है ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये बाहर जाता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। और दुनिया में जो अध्ययन हुए हैं, जो अभ्यास हुए हैं, कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं दुनिया में, वो कफ के असर में ही सारे अपराध करते हैं। लेकिन कफ बिगड़ा हुआ है, और इसी कफ का असर है कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है, बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में। आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं ना, आपके दिल में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाता है, वो कफ का असर है। कफ प्रेम भी पैदा करता है और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है। महत्व की बात है कि कफ जब तक नियंत्रण में है
तो प्रेम भाव पैदा करेगा, सद्भाव पैदा करेगा। और जब ये बिगड़ गया, निकल गया बाहर, तो ये खतरनाक से खतरनाक चीजें बता देगा। अब मैं आपको भागवत की बात छोड़कर मेरी बात एक जोड़कर सुनाता हूं, तो बहुत अच्छे से समझ में आए। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे खराब बच्चे अमेरिका के हैं। सबसे खराब बच्चे दुनिया में, सबसे खराब। उनकी खराबी का कोई लिमिट नहीं है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर पढ़े हैं कि हाई स्कूल के बच्चे जेब में से रिवॉल्वर निकाला और पट 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 टीचर को मारा, अपने पड़ोसी को मारा, इसको मारा और अंत में खुद को मारा। अमेरिका की मुश्किल से कुल आबादी 27 करोड़ है। इसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, ऐसा वो कहते हैं। इन 3 करोड़ बच्चों में 30 लाख जेल में बंद हैं, जेल में बंद हैं। और जिनकी उम्र 14 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की, ऐसी उम्र के बच्चे जेल में बंद हैं। होना चाहिए स्कूल में, लेकिन है जेल में। ये जो अमेरिका की स्थिति है, ये कनाडा की भी है, यही स्थिति ब्रिटेन की है, यही फ्रांस की है, यही जर्मनी की है, यही स्वीडन की है, यही स्विट्जरलैंड की है। इन सभी देशों में, जो ठंडे देश माने जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं, उनमें लगभग 65 से 70% अपराध बच्चे कर रहे हैं। वो चाहे बलात्कार के हों, चाहे छेड़खानी के हों, या गोली मारने के हों, या लूट मारी के हों, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उम्र का मानते हैं, वो कर रहे हैं। परिणाम क्या है? बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में है वो सब बच्चे। बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा, हिंसा ही करेगा, अहिंसक हो नहीं सकता। कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के नेगेटिव विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे। अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको रोकना है तो क्या करें? इसको रोकना है तो कफ कम करो, बिगड़ने मत दो। और कफ बिगड़े नहीं तो भागवत जी कहते हैं इसकी सबसे अच्छी अचूक दवा है भरपूर नींद लेना। मुफ्त का इलाज है। बिगड़े हुए कफ को सुधारना है, कंट्रोल में। ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में भी अगर कफ की स्थिति बिगड़ रही है तो भरपूर नींद लेना शुरू करिए, कफ अपने आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि शरीर ही कर लेता है ये सब। बस ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये है कि बच्चों को चिड़चिड़ेपन से बचाना, गुस्से से बचाना, निगेटिविटी से बचाना, गलत रास्ते पे ना चले जाएं। अब गलत रास्ता आप सब समझते हैं, जैसे हमारे प्रदीप भाई कह रहे थे कि आजकल बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। ये बिगड़े हुए कफ की अवस्था है। क्योंकि मैं तो ट्रीटमेंट भी करता हूं होम्योपैथी में। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां इलाज के लिए मेरे पास आते हैं जो घर छोड़कर भागे हुए। क्यों भाग गए जी? पिताजी अच्छे नहीं लगते, माताजी अच्छी नहीं लगती। जिन माता पिता ने पैदा किया वो ही अच्छे नहीं लगते। कफ इतना खतरनाक है, आप जरा समझिए इस बात को। जो माता पिता ने जीवन के सारे कष्ट झेलकर उनको बड़ा कर दिया 14 साल का। क्योंकि मैं आपको एक विनम्र बात कहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, दुनिया में बच्चों को बड़ा करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम मानता हूं। धीरू भाई अंबानी होना सबसे आसान काम है। हाँ, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, 10,000 करोड़ बनाना, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ बनाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लेकिन एक बच्चे को बड़ा कर देना या 2 बच्चे को बड़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप फैक्ट्री चला सकते हैं, 1 चला सकते हैं, 10 चला सकते हैं, 20, बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे, विशेषज्ञ मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे को बड़ा करने के लिए मैनेजर किराए पे नहीं मिलता। मिलता है तो वो बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता। दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, परिवार के बाहर बच्चों को बड़ा करने के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट यूरोप में हुए हैं। कॉन्वेंट है ना, कॉन्वेंट, ये बच्चों को बड़ा करने के ही केंद्र हैं। ऐसे बच्चों को जो परिवार से बिछड़े हैं, छूटे हुए, लावारिस बच्चे। कॉन्वेंट स्कूल सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में। वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए। और ज्यादा कॉन्वेंट के बच्चे ही वहां मर्डर कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा करना मैं मानता हूं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और आप जो भी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं।
तो इसमें छोटी सी बात याद रखिए कि ये बच्चे ठीक से बड़े हों, कफ का बिगाड़ इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए, तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है कि नींद उनको भरपूर लेने दीजिए। कई बार आप ऐसा मत करिए, बच्चों को कई बार ऐसा लगता है झपकी आ रही है, तो आप जबरदस्ती पढ़ने को मत बिठाइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुर्सी पे बैठते ही ऊँघने लगते हैं, तो उनसे कहिए कि देखो किताब बंद कर दो और जाके सो जाओ। वो 20-25 मिनट सो के आएंगे, पहले से ज्यादा फ्रेश होंगे, क्योंकि सो के उठते ही कफ का असर कम हो जाएगा। और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती, ये और बात एक जान लीजिए। कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित्त के असर में ही होती है। पित्त बढ़ना चाहिए, कफ कम होना चाहिए, तभी पढ़ाई अच्छी होगी। तो जब तक कफ बिगड़ा हुआ है, असर उसका भयंकर दुष्प्रभावी है। पढ़ने के लिए मत बोलिए उनको, कहिए सो जाओ। कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय है कहो सो जाओ। तो 20 मिनट सोएंगे, आधा घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे सो जाए, फिर कहो अब उठने दो, अपने आप से उठने दो। अब अपने आप से जब उठे तब उनका कफ पूरी तरह से शांत होगा, फिर जो भी पढ़ेंगे मगज में बैठेगा, दिमाग में बैठे। और एक छोटी सी बात, आप सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए जो मार मार के उठाते हैं अपने बच्चों को, आप बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो, बहुत बड़ा अत्याचार कर। कारण क्या है वो समझ लीजिए, समझ लीजिए। वो ये मैं ये कह रहा हूं कि आप करें जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जरूर लीजिए, ताकि आपको करते समय ध्यान में रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत। बच्चों को मार मार के सवेरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार उनके ऊपर होता है। वो क्या होता है, सुबह का समय कफ का समय है, दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है। उस समय उनको सबसे गहरी नींद आएगी, वो प्रकृति का नियम है। और उसी समय मार पीट के आप उनको उठा के बाथरूम में करते, चल जल्दी से नहा, बस आ गई है, ऑटो रिक्शा आ गया है। अरे ये बस और ऑटो रिक्शा क्या करेंगे उसकी जिंदगी को। मैंने ही क्या कर लिया इतना सब पढ़ने के बाद, क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिंदगी के कभी काम नहीं आया। काम तो वो आ रहा है जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा। स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा, x+y² = x² + 2xy + y², और पता नहीं कितनी कॉपियां रंग डाली, आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया x+y²। अब मेरे गणित के टीचर को मैं पूछता हूं क्यों पढ़ाया मास्टर जी आपने मुझे, तो कहते क्या करूं यार, काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाइए, उनकी जिंदगी का 90 से 95% बेकार ही जाने वाला है। अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे हैं, जो कभी काम नहीं आएगा जिंदगी में। तो आप ये अत्याचार मत करिए। फिर आप कहेंगे जी स्कूल तो सुबह ही चलते हैं, तो स्कूल वालों को मिलकर समझाइए कि बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को रखें। अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ना, ये स्कूल के मास्टर जी के पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, फीस आप दे रहे हैं। आप मिलकर कहेंगे तो स्कूल वालों को झक मार के सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो आपसे चल रहा है, आप स्कूल से नहीं चल रहे, स्कूल आपसे चल रहा है। आप लाखों रुपए उनको डोनेशन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं, तो उनको कहिए छोटे बच्चों के स्कूल कभी भी सवेरे नहीं होने चाहिए। 7 बजे से स्कूल चल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उनका स्कूल 11 बजे से 12 बजे से होना चाहिए। आप प्रयास करिए, सफलता मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अपना अलग स्कूल ही खड़ा कर दीजिए। हाँ, क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए। आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं, कोई करोड़पति से कम नहीं है, क्या मुश्किल है। एक स्कूल ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा जी। हम आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे, हम बागवट के हिसाब से चलेंगे, हमारा बच्चों का स्कूल दोपहर को ही शुरू होगा। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है। जब से मैंने ये बातें मेरे मित्रों से शेयर की, हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं देश भर में, करीब 18,000, उनसे जब शेयर की तो उन्होंने कई कई जगह प्रयास किए, कुछ में सफलता भी मिली। स्कूल वाले मान गए, समझ गए, बागवट के सूत्र उनको समझाए तो वो मान गए। हाँ, बच्चों को, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है, उसके भी अपने बच्चे हैं, वो भी देख रही है, महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है,
तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए, क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में हैं, तो डबल असर होगा, इसलिए सुबह उनको नींद अच्छी आएगी। सुबह नींद अच्छी आएगी तो उनको झकझोर के जगाइए मत। अब सुबह की नींद उनकी ठीक से आए, इसके लिए वो रात को जल्दी सोए, तो 8 बजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजिए। 8 बजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे। बच्चे तो जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं। तो आप 8 बजे के बाद टीवी को बंद करने का नियम डाल दीजिए। बच्चों में आदत पड़ गई नींद आने की 8 बजे, तो वो सोएंगे, भरपूर नींद लेंगे, सुबह 6 बजे तक उठेंगे, बहुत अच्छे से उठेंगे। फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, उनके मन में न चिड़चिड़ापन होगा, न गुस्सा होगा, न कोई नेगेटिव थॉट होगा, क्योंकि नींद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोजन। तो भरपूर नींद लीजिए या लेने दीजिए, क्योंकि वो कफ के असर में है। तो बच्चों की दिनचर्या में आप ये ध्यान रखिए कि 8 से 10 घंटे सोना कंपलसरी, एक बात। दूसरा, बच्चे कफ के प्रभाव में हैं, ये मैं बार बार कहूंगा आपसे ताकि याद रहे। बच्चे कफ के प्रभाव में हैं और कफ का प्रभाव क्षेत्र जो है ना वो जान लीजिए, हृदय से ऊपर और मस्तिष्क का अंतिम बिंदु, ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से ऊपर, यहां से ऊपर पूरा ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से नीचे नाभि तक ये पित्त का क्षेत्र है और नाभि से नीचे पूरा ये वात का क्षेत्र है। तो बच्चे कफ के असर में हैं, तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे वो यहां से ऊपर वाले ही होंगे बचपन के। नाक बहेगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी आएगी, ये सब इसी एरिया के रोग हैं। तो भागवत जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें, बिगड़े नहीं उनका कफ। तो इसके लिए बच्चों की मालिश, उन्होंने एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द दिया, अभ्यंग मालिश। मालिश बहुत जरूरी है, बच्चों की मालिश बहुत ही जरूरी है। तेल मालिश, बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी है। वैसे तो सब माताएं करती ही हैं, अनजाने में वो एक बड़ा काम कर रही। कफ को कम करने की जो दूसरी चीज बताई है भागवत ने, एक तो मैंने बताया नींद जो कफ की विकृति को कंट्रोल में लाती है, दूसरी चीज जो कफ को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, वो है मालिश, घिसाई, रगड़ाई, ये कफ को कंट्रोल करती है। नींद के बाद हो गई मालिश, तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है। तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर आते हैं, तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए। अब भागवत जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे, वो प्राणायाम ना करे, योग आसन भी ना करे। ध्यान रखिए इस बात को। भागवत जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम, ना तो आसन, ना तो प्राणायाम, उसके लिए है मालिश, रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के। ठीक है, तो मेरी आपको विनती है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए। कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के वो रामदेव जी का चल रहा है, चल तू भी कर, उसके लिए नहीं है ये। व्यायाम, योग, प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली, पित्त वालों को सबसे ज्यादा, कफ वालों को बिल्कुल नहीं। योग, प्राणायाम, आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं, वात वालों को थोड़ा, पित्त वालों को सबसे ज्यादा। ये है सूत्र भागवत जी। तो बच्चों को मत प्रेरित करिए कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी एक्सरसाइज करो। उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये एक्सरसाइज जितनी कम हो उतना अच्छा। मालिश करिए उनकी, भरपूर मालिश करिए। अब तीसरी बात, तीसरा सूत्र, बच्चों की मालिश कहां करें जी? पूरे शरीर में करें, पूरे शरीर में करिए। लेकिन भागवत जी कहते हैं कि कफ का असर कहां है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, छाती से लेके ऊपर तक। तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिश ज्यादा करिए ताकि कफ थोड़ा शांत रहे। तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूं, बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। सिर, ये ऊपर का हिस्सा, धीरे 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 तेल लगा के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। तो मालिश किससे करेंगे? तेल से। तेल जो है कफ नाशक है, तेल जो है ना कफ नाशक है। तो सिर की मालिश करेंगे, छोटे छोटे छिद्र हैं, तेल इससे अंदर जाएगा,
कफ को सामान्य रखेगा। तो कफ के प्रभाव में बिगड़ेंगे नहीं बच्चे, माने गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। तो बच्चों के सिर की मालिश बहुत जरूरी है, सिर की मालिश। दूसरा वो कहते हैं कि